हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एनटीपीसी और रेलवे वालों ने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है कि अब वो परीक्षाएं ले सकती है जल्द ही। तो अब आप लोग इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और थोड़ा सा अब बातचीत करना रात में बंद कर दीजिए। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए इधर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक अर्थक्वेक, दैट इज भूकंप। ये भूकंप क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भूकंप में दैट इज, इसमें एक कंप लगा हुआ है, दैट इज एक कंपन की वजह से धरती के ऊपर धरातल पर जब कंपन होता है तो यही भूकंप कहलाता है। लेकिन ये होता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर हम लोग पहले आप लोग जानते भी होंगे पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, मेंटल, और अंदर का कोर, ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। तो भूकंप जो उत्पन्न होता है दोस्तों, वो इस क्षेत्र में, इस वाले भाग में भूकंप उत्पन्न होता है। बट यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, एक धमाका होता है। इस धमाके की वजह से इस क्रस्ट में एक ऊपर लिथोस्फीयर, इसमें कंपन हो जाता है, बहुत ही तेज कंपन होता है, जिसकी वजह से धरातल पर की सभी चीज़ें हिल जाती है। तो इसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। पहले मैं भी मैंने भी कभी नहीं देखा था भूकंप, ये होता क्या है, बस किताबों में पढ़ा। एक बार ऐसे भी मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ ऐसे ही गया हुआ था, तो शाम था तो साइकिल पर चले गए हम, और जब गए तो थोड़ा अंधेरा था, लाइट कट चुका था, पता नहीं चला मुझे। मैं जब आगे गया तो एक चौक पे देखा बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा, नहीं पता चला। जब वापस आया तो सब ने पूछा अनिल भाई आप कहाँ थे, तो पूछे नहीं पता, कुछ आप देखे हैं क्या, तो नहीं हमको तो कुछ नहीं पता। अनिल भाई अभी भूकंप आया था। तो यार भूकंप ये क्या होता है, कैसे होता है, अरे हम तो फील ही नहीं कर पाए, अरे यही नहीं कर पाए। बट उसके 2013-14 के आसपास जो भूकंप आया था 13 में वो इतना ज़्यादा भूकंप आ गया था, नेपाल के काठमांडू में जो हुआ होगा वो जानते ही होंगे आप लोग, कि वो भूकंप लगातार 3-4 दिन होता रह गया। हम लोग इतना देखा कि अरे वाह, भूकंप कभी देखे नहीं था, अब रोज़ हम लोग भूकंप ही झेल रहे हैं। आदत सी हो गई थी, जब भी कोई बेंच या चौकी हिला देता था, लगता है अरे भूकंप आ गया, भागो भागो भागो। तो वो होता क्या था, दरअसल इसमें उठते हैं भूकंप। अब देखिए इसमें एक धमाका टाइप का होता है, वो क्रस्ट पर प्रेशर की वजह से इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण या फिर प्लेट की भी बात होती है, जब प्लेट दो टकराते हैं वहाँ पर भी भूकंप क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें एक तरह का धमाका होता है दोस्तों। तो एक धमाका की वजह से देखिए, धमाका इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी, कहीं भी, चारों तरफ तो फैलता है। जैसे बम फटता है तो क्या बम सिर्फ एक ही तरफ जाता है क्या, जैसे हम लोग यहाँ पर बम रख देते हैं, हनुमान बम फोड़ते हैं, बट यहाँ पर धरती है होती है, और ये जब बम फोड़ते हैं तो बम सीधा उड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि धरती को फाड़ नहीं सकता है, इसलिए वो अंदर की तरफ नहीं जा सकता है, लेकिन चारों तरफ धमाका हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक धमाका उत्पन्न होता है इस मेंटल भाग में, जिसके कारण इधर जाते हैं। बट हम लोग अंदर मेंटल में थोड़ी रहते हैं, हम लोग तो इस क्रस्ट पे ऊपर में रहते हैं। तो ये जब ऊपर की तरफ आता है, इसके वजह से ये जो धरातल, ऊपरी धरातल हिल जाता है, तो यही हम लोग कहते हैं कि भूकंप आ गया। तो देखिए दोस्तों, भूकंप जहाँ पर, दैट इज धमाका जहाँ पर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर धमाका उत्पन्न हुआ इस क्षेत्र पर, तो जहाँ पर धमाका उत्पन्न होता है इसे कहते हैं फोकस, इसे फोकस कहते हैं, या फिर इसे केंद्र कहते हैं। भूकंप कहाँ पर उत्पन्न हुआ, यहाँ पर, और इसके सीध में, क्योंकि हम लोग मेंटल में नहीं ना खोज पाते हैं, बस ये तो एक मशीनरी, वो सब साइंटिफिक, वो सब जांच करके हमें बताते हैं कि कहाँ पर उत्पन्न होता है भूकंप। और बट ये धरातल पर में जो एकदम सीधे में चले जाते हैं, तो धरातल पर हमें तो यही, धरती के ऊपर तो हमें यही मिला कि यहाँ पर, तो ये जो कहलाता है इसे कहते हैं ईपी सेंटर, अधिक केंद्र, इसे कहते हैं अधिक केंद्र। आप लोग सुनते होंगे ईपी सेंटर के बारे में, ईपी सेंटर, ये ईपी सेंटर कहलाता है।
दैट इज धमाका जहाँ पृथ्वी के अंदर हुआ तो उसे फोकस कहते हैं और उसी के सीध में जहाँ पर हमें मिलता है धरातल पर कि अरे हाँ यहीं से भूकंप उत्पन्न हुआ है, यहाँ से ही लहरें ऐसे ऐसे गई है, लहरें उत्पन्न हुई हैं, तो ये कहलाता है ईपी सेंटर। तो जहाँ पर ये अधिक केंद्र होता है, फोकस जहाँ पे होता है, उसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप का झटका हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और जैसे जैसे दूर चला जाएगा इसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी दोस्तों। तो हम लोग समझते हैं कि इसके आगे के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। ये तो आगे समझिए, ये तो फोकस था, केंद्र था। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर भूकंप आया तो इसकी कुछ तीव्रता होती है, इसके पास एक अपनी इंटेंसिटी, एक अपनी शक्ति होती है। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे समझेंगे, अभी थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि केंद्र में धमाका हुआ और उसका कंपन ईपी सेंटर तक पहुंचा। अब बताइए कि आप बताइए दोस्तों कि सबसे अधिक क्षति इस फोकस वाले जगह पर होगा, केंद्र के जगह पर होगा, या फिर ईपी सेंटर अधिक केंद्र के जगह पर होगा? आप खुद बताइए क्षति मतलब होता क्या है? क्षति कि क्षति का मतलब होता है कि हमने जिस चीज़ को अर्जित किया या हमारे पास जो कुछ भी है वो टूट फूट जाना, खो जाना, वही तो क्षति कहलाती है। एक बात बताइए, इस केंद्र पर मेरा क्या था? किसी व्यक्ति का क्या यहाँ केंद्र पर कुछ है? वो तो अंदर में मैग्मा है, अंदर में तो तरल पदार्थ भरा हुआ है, वहाँ पर मेरा कुछ नहीं, मेरा कमाया हुआ, मेरा खरीदा हुआ कुछ नहीं है। तो क्षति किसको कहते हैं? अब मान लीजिए कि जंगल का 4 पेड़ गिर गया, कैसे मेरी क्या क्षति हुई? मेरा घर तो वैसे ही न घर से चोरी हुआ न कुछ हुआ। तो क्षति क्या होता है कि अपने माल जाल सामानों का नुकसान जो हो जाता है, यही क्षति कहलाता है। तो इस केंद्र वाले जगह पर तो मेरा क्या है, कितना भी बड़ा भूकंप अंदर में, कितना भी बड़ा धमाका क्यों ना जाए, उससे हमको क्या लेना देना है? मेरा कोई क्षति नहीं हुआ यहाँ पर। बट हम लोग बसते तो हैं यहाँ पर ना, लोग तो यहाँ पर बसे हुए हैं, सारा जान माल सब यहीं पर बसा हुआ है। तो इस पर कंपन होने की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ टूट फूट जाता है, बिल्डिंगें टूट फूट जाती है, बहुत सारे जान चला जाता है, मर जाते हैं लोग, दब कर मर जाते हैं। तो क्षति यहाँ पर होगी। तो सबसे अधिक क्षति कहाँ पर होगी? अगर सवाल ये भी पूछा जा सकता है मान लीजिए कि भूकंप के दौरान सबसे अधिक क्षति कहाँ पर होती है, तो केंद्र पर या अधिक केंद्र पर? तो हम क्या जवाब देंगे दोस्तों? अधिक केंद्र पर, क्योंकि सारा चीज़ यहीं पर है। आप खुद देख लीजिए ना कि धरती पर कंपन यहाँ पर गिरेगा, सब चीज़ यहाँ पर गिरेगा, अंदर में तो खुद लिक्विड चीज़ है, वहाँ पर कंपन हो तो उससे क्या मतलब है? बट उसका असर यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, जब ये भूकंप यहाँ पर उत्पन्न होता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर एक तरंग निकलता है, इससे तरंग निकलता है इससे। तो वो भूकंप के जो होते हैं दोस्तों, वो 3 तरंग होते हैं। भूकंप से के दौरान कितने तरंगे निकलते हैं? 3। इसे 3 तरंग में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक होता है पी वेव, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं। दैट इज, इसको कह लीजिए प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग। दूसरा होता है एस वेव, दैट इज सेकेंडरी वेव। इसे कह लीजिए द्वितीयक तरंग। तीसरा डैश, वो अंत में बताऊंगा दोस्तों। पहले हम लोग इस 2 तरंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइमरी वेव क्या होता है। जब भूकंप आता है तो प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तृतीय तरंग भी होगा, तीसरा तरंग, उसे मैं अंत में बताऊंगा दोस्तों। इसके बारे में समझते हैं। जब ये तरंग उत्पन्न होता है भूकंप के दौरान, तो इसकी जो चाल होती है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार की चाल से ये धरातल को वहाँ पर चलती है। इसमें एक खास बात इस तरंग में ये है कि ये तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरण कर सकती है। ये तीनों में पास कर सकता है ये तरंग। 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड में, इस 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर ये तरंग जा सकती है। जहाँ पर भूकंप, यहाँ पर ईपी सेंटर है, तो ये 1 सेकेंड में पूरा यहाँ से वहाँ तक 6 किलोमीटर तक ये तरंग चला जाएगा। और खास बात ये कि ये ठोस में भी जा सकता है, द्रव में भी और गैस में भी। इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी, बट इसकी चाल 3 से 3.5 किलोमीटर
प्रति सेकेंड ही होती है। और ये तरंग जो है सिर्फ ठोस में गमन कर सकता है, ठोस में बड़ी तेज़ी से, ये बड़ी तेज़ी क्या, ये 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये तरंग गमन कर सकती है ठोस में। और इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इसकी जो चाल होती है ये मात्र 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से ये तरंग चलती है। और ये सिर्फ धरातल पर, इसमें एक खास बात ये है कि ये सिर्फ धरातल पर, अभी तक ये सब जो तरंगे थी ये सब तरंगे पृथ्वी के अंदर तक ही, ठोस द्रव गैस क्या है वो तो हवा में आता है, पता है गैस तरंग का क्या पता नहीं चलता है हमें, बट ये तो ठोस में ट्रेवल कर लेती है, ठोस में गमन कर लेती है। और ये धरातल पर चलती है, दैट इज ये धरातल जो है इस पर चलेगी ये तरंग। तो अब देखिए कि सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुंचाएगा दोस्तों। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर चाल सबसे अधिक इसकी है और इसकी चाल 3.5 और सबसे कम ये चाल है इसकी। अगर हम इसके क्षति के बारे में समझें कि सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचाएगा, तो आप बताइए दोस्तों कि सबसे अधिक क्षति किसकी होनी चाहिए। लोग सभी कह देते हैं कि अरे ये 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, ये सबसे अधिक क्षति पहुंचाएगा। बट ये किसी को धक्का नहीं मार रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक ये क्षति पहुंचा देगा। ये एक तरंग है जो धरातल के आसपास आकर कितने, अब खुद ही आप समझिए इस चीज़ को कि जैसे कि ये धरातल है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई धरातल है, तरंग तो नीचे से आ रही है, तो तरंग जब नीचे से आ रही है तो आप देखिए इसमें से टच होकर, और तरंग ऐसा प्लेन तरंग नहीं होता है, तरंग ऐसे चलता है रस्सी की तरह, ऐसे ऐसे ऊपर करके लहर की तरह। तो जब इस पर टकराता है भूकंप यहाँ से आया नीचे से, तो जब इस पर टकराएगा तो आप खुद सोचिए कि ये इस तरह से हमारी जो वेव करके चल रहा है तरंग, तो बहुत तेज़ है। ये देखिए 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो एकदम ऐसे चला गया, एकदम बहुत ही हल्का झटका लगा, पास कर गया वो। बट जो तरंग, और देखिए अब 3.5 की इस तरह, लेकिन इसकी चाल देखिए 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो वो क्या करेगा देखिए पूरा का पूरा हिला कर, मतलब कि घर बिल्डिंग जो भी उसको छोड़ेगा ही नहीं वो, ठीक है, कि जो भी कुछ भी रहेगा ऊपर पूरा अच्छा से हिला कर जाएगा, एकदम इतना खतरनाक हिला देता है कि सबसे अधिक क्षति पहुंचा देता है ये तरंग। तीसरा तरंग सबसे कम क्षति पहुंचाता है ये, सबसे कम क्षति ये। लेकिन देखने से, स्पीड से अगर हम चाल से बात करें तो देखने से लगता है अरे बाप रे ये तो भयानक क्षति पहुंचा देगा, बहुत चाल इसका बहुत स्पीड है, ये बहुत स्पीड से चल रहा है, ये तो इतना दूर, ये क्या क्षति पहुंचा पाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, ये खा क्षति पहुंचाएगा। लेकिन देखिए ना सबसे अधिक यही क्षति पहुंचाता है। अभी बता दिया किस तरह से कि किसी को बहुत तेज़ी से हल्का छू कर निकल गया तो उसे ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगा, लेकिन एकदम छू कर रगड़ कर पूरा का पूरा जा रहा है तो आप खुद देख लीजिए कौन क्षति पहुंचा पाएगा, या ये वाला और ये, या फिर ये तरंग। ये ज़्यादा क्षति, एक औसत क्षति पहुंचाता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये तरंग औसत है, लेकिन सबसे अधिक क्षति पहुँचा देगा ये तीसरा तरंग। नाम अभी तक नहीं पता दोस्तों, आप पता कीजिए कि इसका नाम क्या होगा, वो अंत में बताऊँगा दोस्तों। ये चल, अब देखिए कि सबसे कम क्षति पहुंचा रहा है ये, और इसकी चूंकि चाल जो बहुत अधिक है तो इसकी आवृत्ति जो होगी बहुत अधिक होगी, आवृत्ति जो होगी इसकी बहुत अधिक होगी, बहुत एकदम कंपन जो करेगा बहुत तेज़ी में इस तरह से कंपन करके आएगा। बट इसकी आवृत्ति आप देख रहे हैं कि चाल इसकी थोड़ी सी कम है, तो इसकी आवृत्ति एक औसतन इसकी भी आवृत्ति रहेगी। बट इसकी जो आवृत्ति रहेगी वो बहुत दूर, देखिए आयाम इसका सबसे अधिक हो जाएगा, इसका कम, इसका औसत है, दोनों का देख लीजिए, तरंगदैर्घ्य भी देख लीजिए ये सब। तो ये देखिए ये जो तरंगे चल रही है इसमें ये दोनों तरंग सेम होती है, बट ये थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो प्रकृति होता है तरंग का, इसकी जो प्रकृति होती है वो एक अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य होती है, दैट इसको कह सकते हैं ध्वनि जैसी। ध्वनि की तरंग जिस प्रकार चलती है उसी प्रकार चलती है ये प्राथमिक तरंग। बट ये द्वितीयक तरंग जो है इसकी तरह नहीं काम करती, इसकी तरह इसका बिहेवियर नहीं होता, इसकी प्रकृति इससे अलग है। इसका चलता है एक प्रकाश तरंग की तरह, प्रकाश तरंग जैसी। और ये जो प्रकाश तरंग होती है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। तो ये भी अनुप्रस्थ है और ये भी अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी अनुप्रस्थ
तरंग ही है दोस्तों। ये दोनों उसी के जैसे प्रकाश तरंग जैसी इसका आचरण रहता है, व्यवहार रहता है, बट इसका ध्वनि जैसा रहता है। हम लोगों ने तीनों तरंग के बारे में समझा दोस्तों, पी तरंग, एस तरंग और ये तीसरा तरंग है दोस्तों एल वेव। एल वेव, इसके बारे में समझते हैं कि ये एल वेव क्या है। हम लोगों ने देखा प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, एल वेव के बारे में 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड सबसे अधिक चाल, इसका औसतन चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड और इसका 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये तीनों में गमन कर सकती है दोस्तों ये तरंग। ये तरंग सिर्फ ठोस में, और ये तो धरातल पर ही चलती है। तो धरातल पर चलने के कारण ही ये सबसे अधिक नुकसान हमें सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है, और चाल धीरे होने की वजह से सबसे अधिक क्षति पहुंचा देता है दोस्तों। ये औसत क्षति है, सबसे कम क्षति ये पहुंचाएगा। हम लोगों ने आवृत्ति देखा कि सबसे अधिक इसका होगा, इसका औसतन, इसका सबसे अधिक होगा, ये सबसे कम होगा आवृत्ति। और हम लोगों ने इसके तरंग के प्रकृति के बारे में समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, क्षति सबसे अधिक पहुंचा रहा है। इस तीसरे तरंग का नाम है दोस्तों एक एल, इसके बारे में हमें बताया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था लव करके। तो उन्होंने हमें बताया इस लव वेव के बारे में। अब तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि ये तरंग चाहे किताब में हो, चाहे आपके रियल लाइफ में रहो, जो कितना खतरनाक होता है आप खुद देखे होंगे आसपास में, या खुद पर कहीं बीता होगा तो आप खुद समझते होंगे कि अरे प्यार का तरंग तो बड़ी खतरनाक तरंग होता है दोस्तों, थोड़ा इससे बच के रहा कीजिए, ठीक है, ये बड़ी खतरनाक तरंग है दोस्तों। तो ये प्यार का तरंग है लव वेव, ठीक है, लव तरंग। इसका नाम क्यों सोच रहे होंगे कि अरे इसका नाम फालतू का ये क्यों रख दिया गया है। तो देखिए साइंटिस्ट लोग जो खोज करते हैं, जो वैज्ञानिक सब खोज करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर टेस्ट हो जाता है। बर्नौली प्रिंसिपल, आइंस्टीन, ये वो रूल, तो इन्होंने खोज किया है, इसलिए उनके नाम पर ये तरंग है। तो लेकिन हम लोग तो अपना यहाँ देखते हैं अरे लव मतलब तो प्यार होता है, अरे खतरनाक तरंग है भाई, सबके ज़िंदगी में आ जाता है, तो ये बड़ी तहलका मचा कर रख देता है। तो वो देखिए असली ज़िंदगी में भी तहलका मचाया, और यहाँ पर भी देखिए कि कितना तहलका मचा कर रख दिया। ये लव तरंग बड़ी खतरनाक तरंग है, इसलिए इसे बच कर रहा कीजिए। ऐसा वैसे भी देखिए प्राकृतिक आपदाओं से बच पाना हमारे हाथ में है नहीं, बट ये रियल लाइफ में इस तरह से बच पाना हमारे हाथ में है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा संभल जाइए। बट ये प्राकृतिक जब आपदा आती है तो इसमें हम लोग नहीं बच सकते, बस उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बचाव के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि थोड़ा जब भूकंप आए तो कैसे बचना चाहिए, थोड़ा सा, और इसके जोन सब के बारे में भी समझते हैं, और इस तरह का इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भूकंप के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि भूकंप के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है, ये कैसे पता चलता है कि कब भूकंप आने वाला है। तो देखिए मानिए कि ये धरती था, ठीक है, ऊपर की क्रस्ट है, धरातल है, वही है। तो जब भूकंप आते हैं यहाँ पर, तो भूकंप आने के दौरान देखिए इसकी मतलब कि कैसे पहचान लेते हैं कि कब भूकंप आने वाला है, क्या आने वाला है। तो भूकंप आने के दौरान एक गैस रिलीज होने लगती है दोस्तों, गैस निकलने लगता है, वो रेडॉन गैस निकलने लगता है दोस्तों। जब भूकंप आता है तो उसी के दौरान रेडॉन गैस रिलीज होने लगता है। अब देखिए उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा बदल जाएगा, अचानक बदल जाएगा। अब जैसे कि जिस समय भूकंप आएगा दोस्तों, देखिएगा ना ही तो आपका टीवी ठीक ढंग से काम करेगा, ना ही तो आपका टावर, ये मोबाइल ठीक ढंग से काम करेगा, कोई भी नेटवर्क सीधा फेल हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए धरती पर कोई भी सैटेलाइट जो बनाया जाता है एक फिक्स्ड वे में हर चीज़ काम करता रहता है, बट भूकंप आने की वजह से पूरा हिल जाता है अचानक, तो वो सैटेलाइट कुछ देर के लिए समझ नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पूरा चेंज होकर रह जाता है। इसलिए मोबाइल से आप लगा कर देखिए, वैसे भी उस समय तो दिमाग नहीं काम करता है, मोबाइल क्या खाक लगाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, हर चीज़ बदल जाता है, रेडॉन गैस निकलने लगती है। और एक खास बात की देखिए, जब भूकंप आते तो बहुत ही हल्की आवाज़ आती है जो कि लगभग 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है।
तो उस आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, बट हाथी सुन सकते हैं, ठीक है। जंगली जानवर सब समझ लेते हैं उसको। तो जंगली जानवर सब जो होते हैं, जंगली जानवर सब जो होते हैं वो सब इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, भागने लगते हैं दोस्तों। जंगली जानवर भागने लगते हैं। अब देखिए कभी कभी देखता हूँ कि अरे जंगली जानवर भागने लगते हैं, बट हमारे घर के जानवर तो भागते नहीं हैं, तो घर के जानवर को तो घर में रहने का आदत हो चुका है, तो वो कभी कभी नहीं समझ पाते। बट जंगली जानवर प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, इसलिए वो सब थोड़ी सी हलचल को भी पहचान लेते हैं, भांप लेते हैं। बट हम लोग इंसान हैं, हम लोग उसके जैसे नहीं हैं, हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो भूकंप के दौरान रेडॉन गैस रिलीज होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता भी है। तो आने वाले एग्जामों में ये आपके लिए जरूरी रहेगा कि जो भी चीज़ यहाँ पर बताया गया है उसमें के कुछ पॉइंट्स सब है उनको आप ध्यान से रखें, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये। तो भूकंप के दौरान कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, तो रेडॉन गैस निकलता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि भूकंप जब आता है तो उसकी कुछ अपनी तीव्रताएं होती हैं। तो भूकंप को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसे मापते कैसे हैं। जैसे हर चीज़ को मेजर करने का एक अपना सामान है, एक यंत्र बना हुआ है, एक मीटर बना हुआ है। तो उसी तरह भूकंप को भी मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, नापने के लिए एक यंत्र बना हुआ है दोस्तों। उस यंत्र का नाम है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर, इसे सिस्मोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि भूकंप को किस चीज़ से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ, उसमें एक ग्राफ क्रिएट होता है, इसलिए इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो ज़्यादातर सिस्मोग्राफ ही लिख कर देगा, ये तो पूरा मशीन हो गया सिस्मोमीटर। उसमें एक ग्राफ क्रिएट होता है, जब ग्राफ बनकर आता है तो उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और हाँ दोस्तों, एक कि ये जो भूकंप आता है इसके ये सिस्मोग्राफ से इसे माप लेते हैं। अब देखिए, सिस्मोग्राफ में मापते हैं तो अभी तक इसमें ये केवल ग्राफ बनाकर दे रहा है, बट उसमें एक इंटेंसिटी होती है, उसकी एक तीव्रता होती है कि किस तीव्रता का भूकंप आया है, कैसे आया है। तो उसमें एक स्केल लगा होता है जिसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। कि भूकंप पूछा भी जाता है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अब देखिए, इसमें और सभी पहले आए थे, सीले भी थे, तो सीले ने भी बताया था भूकंप ये तीव्रता के बारे में। बट सबसे सटीक जानकारी जो दिया वो हमें दिया रिएक्टर साहब ने, इनका नाम रिक्टर था, ठीक है। तो रिक्टर साहब ने हमें सबसे अच्छे से इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो ये तीव्रता कैसे मेजर कर, एक स्केल लगा हुआ है उसके ऊपर। देखिए, जब भूकंप आता है तो कंपन होता है ना दोस्तों, तो कंपन होता है। तो देखिए, अब आप इसे कोई भी सामान है तो इसे हल्का मारिएगा तो हल्का कंपन करता है, जोर से मारिएगा तो जोर से कंपन करता है। जैसे ढोल बजाते हैं, धीरे से ऐसे मारते हैं तो कितना आवाज़ करेगा, धीरे से। वही जोर से मारते हैं तो थोड़ा जोर से, और पूरा मार दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा फट ही जाए ढोल, ठीक है। तो उसे कंपन जब आता है तो एक स्केल लगा होता है, और मेजर करने के लिए उसका ये पूरा का पूरा स्केल बना हुआ है, ऊपर स्केल रहता है दोस्तों। तो जब कंपन होता है तो ये स्केल एक बना रहता है, उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से। तो इससे पहले भी आए थे कुछ वैज्ञानिकों ने, तो वो उन्होंने 1 से लेकर 12 तक बनाया था स्केल को, बट उतना तक पहुंच नहीं पाता है ज़्यादातर, तो बस ज़्यादातर यही रहता है 9 तक ही। तो देखिए, 1 से लेकर ये 3 वाला जो है भूकंप की तीव्रता, 1 से स्केल मेजर करके देता है हमें, ये रिएक्टर स्केल, इसलिए इसका नाम है स्केल। स्केल पे वो आ जाता है कि हाँ 3 तक के लेवल पहुंचा, कंपन कहाँ तक पहुंचा, 3 तक पहुंचा है, 4 तक पहुंचा, 5 तक, मतलब कि झटका बहुत जोर से लग रहा है तो और उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। तो ये जो 1, 2, 3 तीव्रता तक के जो भूकंप आते हैं, इसका हमें आभास ही नहीं हो पाता है दोस्तों। ये बहुत ही हल्के फुल्के भूकंप है, जो धरातल तक यहाँ पर आया तो धरातल तक तो हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर धमाका हो रहा था, ये लगभग पृथ्वी से 50 किलोमीटर अंदर होता है। फोकस जो केंद्र जो होता है लगभग 50 किलोमीटर अंदर, एक औसतन है, अंदर भी होता है 300 किलोमीटर तक भी होते हैं धमाके, ऊपर भी होता है। तो जितना ऊपर धमाका होगा उतना खतरनाक रहेगा। वैसे तो क्रस्ट की मोटाई ही 100 किलोमीटर औसतन मापी गई है,
पूरा का पूरा ये क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर के अंदर में लगभग जब धमाका होता है तो भूकंप लगभग पहुंच जाते हैं वहाँ तक, उसकी वो कंपन पहुंच जाता है। तो 3 तक जो कंपन है उसका हमें आभास नहीं हो पाता है, बहुत ही हल्का आता है। हाँ, उसे जानवर थोड़ा से भांप लेते हैं, बट देखिए जब इस 3 को ये क्रॉस करता है 4 पर जब आ जाता है, उसकी तीव्रता 4 पे आ जाती है तो थोड़ा सा आभास होता है। न्यूज़ समय सुन अरे इतना का भूकंप आया, तो आप न्यूज़ में देखते हो अरे कब भूकंप आया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हल्के फुल्के झटके वाले तीव्रता वाले भूकंप आए थे जिसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों अब ये 4 जैसे ही क्रॉस करेगा तो अब आपको आभास हो जाएगा कि अरे कुछ हिला, कुछ घूमा। भूकंप बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड हो गए, बहुत हो गए। ठीक है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, बस ऐसे ही भूकंप आते, एक झटका देकर निकल जाते हैं। वो अपना एक तरंग है आगे की तरफ निकल गया, जहाँ पर आया था वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्षति होगा, वैसे भी तीव्रता अधिक होगी तब। लेकिन अब 5 से अब दोस्तों देखिए 6 तक आ गया, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो हो गए ये थोड़ा से आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि हाँ दोस्तों ये भूकंप आया था, बहुत सारे कुछ क्षति तक पहुंचा सकता है। लेकिन अब जब 7 पर चला जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्षति पहुंचा देगा। लेकिन अगर ये भूकंप जंगल में आए तो, जंगल के आसपास वाले इलाके में आए तो हमें उतनी क्षति नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सिर्फ उधर जंगली जीवों का या कुछ पेड़ पौधों का नुकसान हो जाएगा, प्रकृति का थोड़ा नुकसान हो जाएगा। बट अगर जहाँ लोग बसते हैं उस इलाके में अगर भूकंप आ जाते हैं तो बहुत ही तगड़ा भूकंप हो जाता है ये 6 और 7 वाला भूकंप, जो कि 2013 के आसपास शायद आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। 13 के आसपास जो भूकंप आया था, 13 या शायद 14 था, ध्यान में नहीं है दोस्तों। तो उस समय जो भूकंप आया था यही 6-7 के बीच का भूकंप था, 6.9 या 8 था भूकंप। तो वो बड़ी तगड़ा भूकंप था जो कि नेपाल के काठमांडू के तरफ आया था वहाँ पर। तो चूंकि वो पहाड़ी इलाका है, भूकंप वैसे भी ज़्यादातर उधर ही आते हैं। अब 8-9, अब सोच लीजिए दोस्तों कि जैसे ये तीव्रता बढ़ती चली जाएगी उसकी क्षमता कितनी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही उसकी तीव्रता में अगर 1 की भी वृद्धि होती है, 1 की भी, तो इसकी जो क्षमता होती है लगभग 8 से 10 लाख गुना उसके में पावर आ गया पहले से। तो आप सोच सकते हैं कि 8 से 10 लाख गुना बाप रे अधिक क्षमता आ जाएगा तो पूरा का पूरा हालत ख़राब कर देता है। जहाँ पर भी आता है पूरा जानवर की बहुत नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो ये हम समझे कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप कैसे मेजर होता है, कैसे तीव्रता के बारे में कैसे जानते हैं हम लोग। पॉइंट में भी आते हैं 6.9, ये 5.3, तो ये तीव्रता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ गए कि सिस्मोमीटर से हम लोग नापते हैं, सिस्मोग्राफ। और हाँ दोस्तों एक देखिए सिस्मो ये सब, तो ये जो भूकंप है इसके बारे में हम लोग जो पढ़े तो इसके पूरे अध्ययन को जो कहते हैं सिस्मोलॉजी, याद रखिएगा दोस्तों, सिस्मोलॉजी। ये क्या होता है? तो भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन क्या होता है, तो उसी तरह एक इसका भी एक अध्ययन है। जैसे सेल का अध्ययन क्या है, तो उसी तरह भूकंप का भी एक अध्ययन होता है जिसे हम लोग सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, सिस्मोलॉजी। इसे मेजर करते हैं सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। इसकी तीव्रता मापी जाती है दोस्तों रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल को रिक्टर साहब ने ही बताया था ज़्यादा विस्तृत जानकारी में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि भूकंप आए तो समान एक ही जगह, 2 जगह पर समान तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6 का आया हो भूकंप, कहीं पर 6 का आया हो भूकंप, ठीक है। तो समान तीव्रता वाले भूकंप को कहते हैं हम लोग आइसो। सिस्मोलॉजी। ये आइसो सिस्मोलॉजी क्या होता है दोस्तों? 2 चीज़ होता है, एक आइसो, एक होता है होमोसिस्मोलॉजी। देखिए दोस्तों
ये आइसोसिस्मोलॉजी और होमोसिस्मोलॉजी क्या है, तो ये होता है समान तीव्रता वाले भूकंप, समान तीव्रता वाला भूकंप। समान तीव्रता वाला जब भूकंप आता है तो उसे हम लोग आइसोसिस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे कि समान ऊंचाई, समान गहराई, समान वर्षा वाला क्षेत्र, इस सब उस सब का भी कुछ अपना नाम है। तो उसी तरह से समान तीव्रता वाले भूकंप को क्या कहते हैं, आइसोसिस्मोलॉजी। बट होमोसिस्मोलॉजी बोलते हैं कि समान समय पर जो भूकंप आता है समान समय पर भूकंप, एक ही समय पर अगर भूकंप आया हो दो जगह क्षेत्र पर तो उसे कहते हैं होमोसिस्मोलॉजी। तो समान समय पर भूकंप क्या कहलाएगा दोस्तों, होमोसिस्मोलॉजी। बट समान तीव्रता वाले भूकंप को क्या कहेंगे दोस्तों, तो आइसोसिस्मोलॉजी। तो हम लोगों ने लगभग ओवरऑल इस भूकंप के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे मेजर कैसे करते हैं हम लोग, कहाँ कितनी गहराई तक भूकंप आते हैं, जहाँ पर आता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसके धरातल पर उसे क्या कहते हैं, तो एपिसेंटर कहते हैं। हम लोगों ने सारा चीज़ के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों कि ये भूकंप आए, जब भूकंप आ ही जाता है, प्राकृतिक आपदा को हम लोग तो रोक तो नहीं सकते हैं, बट उससे कुछ बचाव तो कर सकते हैं दोस्तों। तो जब भूकंप आ जाए तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे जान माल की क्षति थोड़ी सी कम हो जाए दोस्तों। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे अक्सर मैंने सबको देखा है कि कुछ थोड़ा सा घटना घटित होता नहीं है कि बुरा अतियाने लगते हैं, चिल्लाने लगते, बाप रे बाप क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो खुद तो चिल्ला के उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, बट उसके चिल्लन चिल्ली की वजह से जो व्यक्ति शांत थोड़ा सा दिमाग चलता है उसके भी दिमाग को बैठा देते हैं। आइए सब खासकर औरत रहता है चिल्लम चिल्ली करने का, औरत सबका काम रहता है कि जाने कुछ बाप रे हाय हाय ये क्या हो गया वो क्या हो गया, जिसके कारण दिमाग नहीं काम कर पाता है किसी का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों कि ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, और चिल्लाइए तो कतई नहीं, चिल्लाया मत कीजिए। चिल्लाने की वजह से एक तो खुद नहीं काम करते, दूसरों को भी नहीं दिमाग चलने देते हैं। तो देखिए, तो जब भूकंप आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि भूकंप में घर सब गिर जाते हैं। तो अब आजकल आप लोग देखते भी होंगे कि भूकंप रोधी घर बना रहे हैं। तो अब आजकल ऐसे ही बनाना ही चाहिए, इंजीनियर को पास ऐसे ही करना चाहिए, हर व्यक्ति को भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए अब आज के ज़माने में। अब वैसे भी भूकंप का एक अपना क्षेत्र होता है, मैदानी भाग में भूकंप जल्दी नहीं आते, ये सब पहाड़ी भाग में भूकंप ज़्यादा आते हैं, उसका एक जोन बटा हुआ है। तो जहाँ पर भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो कतई आपको नॉर्मल घर नहीं बनाना चाहिए, बहुत ऊंचे घर नहीं बनाने चाहिए, तो वहाँ पर भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए। अब मान लीजिए भूकंप आ गया तो घर के अंदर अगर हम लोग हैं तो क्या करें, तो देखिए घर के अंदर आपके यहाँ चौकी रहता होगा, तो चौकी के अंदर कोशिश कीजिए कि चौकी के अंदर बैठ जाए, क्योंकि अगर कुछ ईंट गिरती भी है तो चौकी आपका क्या करेगा, वो रोक लेगा। चौकी हो टेबल हो तो उसके नीचे सर को नीचे करके आप लोग आराम से इस तरह से बैठ जाए। ये नहीं कि भूकंप आ गया तो बाप रे ऐसे एकदम चिल्लाने लगे बीच रूम में आकर, तो पता चले ऊपर से ईंटा कर आप ही को चाप देगा लेकर। इसलिए चौकी के नीचे कोशिश कीजिए कि बैठ कर शांत रहे। अगर ईंट उट कुछ गिरती भी है छोटे मोटे झटके, हालांकि पूरा का पूरा पिलर ही गिर जाएगा तो चौकी भी हमें नहीं बचा पाएगा, बट अपनी तरफ से हम कोशिश तो कर सकते हैं कि चौकी के नीचे कोशिश कीजिए बैठ जाए, टेबल के नीचे बैठ जाए, जिससे हम उससे होने वाले कुछ नुकसान से बच सकते हैं। हमारे घर के अंदर चौखट भी होते हैं, चौखट भी होते हैं, ये अपना इधर दीवार अपना वो हो गया। तो देखिए पिलर सबके पास क्या होता है, चौखट होता है वहाँ पर, तो कोशिश कीजिए कि आप चौखट के पास रहें। यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो दीवार या तो उधर गिरेगा या तो उधर गिरेगा, चौखट के ऊपर ही ऐसे जल्दी दीवार नहीं गिरता है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पर हो सकता है, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर सेफ्टी हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि घर जो होता है तो घर के आप किसी एक कोने में रहें, पिलर सब होते हैं कोने में, तो अगर आप कोने में हैं तो ये पिलर आपको बचा लेगा, क्योंकि अगर ये पिलर गिरता है तो देखिए अब आज का घर सब जो बनता है भूकंप रोधी है, पिलर बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो देखिए पिलर जो गिरेगा तो पिलर
पूरा एक ही साथ गिरेगा इस तरह। ये नहीं कि ये ईंट की तरह बुकनी होकर गिरेगा। तो पिलर एक साथ गिरेगा। तो अगर कोशिश कीजिए कि अगर आप घर के किसी कोने में हैं तो कोने में आप थोड़े से सेफ हो सकते हैं। हालांकि भूकंप में देखते होंगे कि इतना ना तगड़ा भूकंप आ जाता है कि पूरा का पूरा घर ही जब दाब दिया पूरा, तो क्या कोना, क्या चौकी, क्या चौखट, तो पूरा पूरा अंदर दब जाते हैं। वो मलबा के अंदर से 2-2 3 दिन बाद लाश निकलता है, कोई 2-2 3-3 दिन तक किसी तरह बच जाते हैं, नसीब ठीक रहता है बच जाते हैं। बट ये रही कुछ अपने तरफ से सेफ्टी बरतने की कुछ बातें कि हम लोग कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। तो भूकंप आए दोस्तों तो आप लोग घबराए ना, थोड़ा सा दिमाग से काम लें। और यहाँ पर जितने भी चीज़ बताए गए हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए अब आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और इस चीज़ को, भूकंप के बारे में समझें हम लोग। तो अगर इस भूकंप से संबंधित आप लोगों को अगर कोई डाउट है दोस्तों अभी भी, तो आप अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आप तब तक इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके रख सकते हैं। तो मैं उस अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।